हेलो फ्रेंड्स, मैं भूपेंद्र सिवाग आपका वेलकम करता हूं हमारे चैनल प्रॉपर्टी लेन देन पर। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं 19वां एपिसोड रियल एस्टेट अपडेट का। आज के एपिसोड में बहुत सारे रियल एस्टेट की अपडेट है, जिसमें हम रेरा के कुछ अपडेट्स बताएंगे, न्यू लॉन्चेस के बारे में बताएंगे और इसके अलावा भी बहुत सारी अपडेट्स है जो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो शुरुआत में ही बोल देता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इसके बाद लगातार ये रियल एस्टेट के अपडेट मिलते रहेंगे। इससे पहले 18 एपिसोड हम कंप्लीट कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस आया, लोगों ने बहुत पसंद किया और आज हम अपने 19वें एपिसोड के पायदान पर पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही हमारी एक कम्युनिटी है टेलीग्राम पर। अगर आप हमारी कम्युनिटी से जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो के नीचे उसका लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। बिना किसी देरी के आज के रियल एस्टेट की अपडेट हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले रियल एस्टेट की अपडेट हम हरियाणा से लेके आए हैं। हरियाणा में जो रेरा अथॉरिटीज़ हैं, गुड़गांव और पंचकुला, दोनों जगह नए चीफ आ गए थे, जैसा कि हमने आपको एक अपडेट देकर बताया था। और साथ में ये भी कहा था कि जैसे ही ये नए चीफ आएंगे और अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे, हम इस पर भी आपको अपडेट देंगे। तो गुड़गांव रेरा अथॉरिटी के जो चेयरमैन हैं मिस्टर अरुण कुमार, उन्होंने सबसे पहले अपना ऑफिस ज्वाइन करती मीटिंग ली अपने ऑफिशियल्स के साथ जो अपने जूनियर्स थे, और उनको कहा कि एक काउंसिलेशन आप सेल बनाइए, एक बेंच बनाइए, ताकि कोई भी अलॉटी अपनी कंप्लेन लेकर आता है तो पहले कंसिलेशन जो बेंच है उसके पास उसको भेजा जाए, ताकि उनका जो डिस्प्यूट है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए। उन्हें कोर्ट के और रेरा के बार बार चक्कर ना लगाने पड़े। अगर कोई अपनी फॉर्मल कंप्लेन देने से पहले, फॉर्मल कंप्लेन रजिस्टर कराने से पहले कंसिलेशन बेंच के पास जाना चाहता है तो उसको ये ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि एक बार कंप्लेन रजिस्टर हो जाती है फिर लंबी चलती है, उसमें डिसीजन आने में टाइम लगता है। तो ये अलॉटीज़ के ऊपर छोड़ दिया जाए, ये होम बायर्स के ऊपर छोड़ दिया जाए कि वो कहाँ पर अपनी जो कंप्लेन है या अपना जो डिस्प्यूट है उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा स्टेप है। आते उन्होंने बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको कहा था, होम बायर्स के बारे में वो कुछ प्रो डिसीजन लेंगे, आते उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। अगली अपडेट यूपी रेरा से। यूपी रेरा चीफ ने सभी डेवलपर्स को कहा है जिनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं कि आप अपने हर प्रोजेक्ट के 3 अकाउंट मेंटेन कीजिए। एक मास्टर कलेक्शन अकाउंट होना चाहिए जिसमें जो अलॉटीज से जो होम बायर से आप पैसा रहते हैं उसमें वो रखा जाएगा। दूसरा आपका एक्सपेंडिचर का अकाउंट होना चाहिए कि आप उसमें से जो कलेक्शन अकाउंट है उसमें से 70% निकाल कर उस अकाउंट में ट्रांसफ़र करें, उसको खर्च कर सकते हैं। और तीसरे अकाउंट में जिसमें लोन का पैसा होगा उसमें परमिशन आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट जब देगा NOC, तभी आप उससे पैसा निकाल सकेंगे। होम बायर्स को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा स्टेप्स है यूपी रेरा का और इससे बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। पास्ट में आपको पता ही है नोएडा, ग्रेटर नोएडा में किस तरह प्रोजेक्ट्स फंसे हैं, लोगों को किस तरह की परेशानियां उठानी पड़ी हैं, उसको देखते हुए बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गया यूपी रेरा की तरफ से। मैं दोनों ही रेरा अथॉरिटीज़ का इसके लिए थैंक यू करता हूँ आप सबकी तरफ से। आपको ये अपडेट कैसी लग रही है? आपको अपडेट अच्छी लग रही है तो बीच में आप ये जो लाइक बटन दिख रहा है इसको ज़रूर दबा दें और कमेंट में मांगूंगा, आपके विचार मांगूंगा, फीडबैक मांगूंगा, वो आगे मांगूंगा। अब हम अपनी अगली अपडेट पर आ जाते हैं। अब बात करेंगे हम गुड़गांव के 2 डेवलपर्स की। एक है बहुत लग्जरी जो सेगमेंट में है, जो आम लोगों के लिए घर नहीं बनाता, मैं बात कर रहा हूँ DLF की। और दूसरा जो डेवलपर है वो है सिग्नेचर, वो आम लोगों के लिए घर बनाता है। तो दोनों की जो सेकंड क्वार्टर है 2023 का, उनकी सेल्स के फिगर मैं आपके सामने रखता हूँ। ये सेल्स के फिगर है कुछ इस तरह से। DLF ने 336 यूनिट सेल की है अभी तक सेकंड क्वार्टर में, और उनको इसके बदले में 1775 करोड़ रुपए अर्न हुए हैं। 1775 करोड़ रुपए की उन्होंने ये यूनिट सेल की है। वहीं सिग्नेचर ने ऑलमोस्ट डबल यूनिट सेल की है DLF की तुलना में। 631 यूनिट इन्होंने सेल किए और इनके पास आए 234 करोड़ रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों किस सेगमेंट के, बिल्कुल अलग अलग सेगमेंट के दोनों डेवलपर हैं। एक लग्जरी सेगमेंट को टारगेट कर रहा है, एक अफोर्डेबल, सेमी अफोर्डेबल और सेमी लग्जरी सेगमेंट को टारगेट कर रहा है। इससे एक चीज़ और पता लगती है कि गुड़गांव रियल एस्टेट की जो मार्केट है वहाँ पर दोनों तरह के जो बायर हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। जो लग्जरी सेगमेंट में प्रॉपर्टी बाय करते हैं वो भी हैं यहाँ पर, और जो अफोर्डेबल सेगमेंट में प्रॉपर्टी बाय करते हैं वो भी यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। इस डेटा से ये चीज़ निकल के आई है। अब हम आ जाते हैं अपनी अगली अपडेट पे। हमारी जो अगली अपडेट है वो अयोध्या से जुड़ी हुई है। अयोध्या को लेकर हमने एक वीडियो भी बनाया था, पता नहीं आप में से कितने लोगों ने देखा है। मैं पर्सनली अयोध्या गया, अयोध्या में जाके मैंने राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, वहाँ का रियल एस्टेट है, उस पर एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया। आपने नहीं देखा तो देख लेना, इस वीडियो के नीचे मैं उसका लिंक डाल दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। आज बात अयोध्या की इसलिए कर रहे हैं कि अयोध्या में जल्दी से फ्लाइट शुरू होने वाली है दिसंबर में एंड में ही, और 22 जनवरी को अयोध्या में जो श्री राम मंदिर है उसका इनॉग्रेशन करेंगे प्राइम मिनिस्टर। आपको लग रहा होगा कि मैं रियल एस्टेट की बात करते करते कहाँ पहुँच गया, मैं डी ट्रैक हो रहा हूँ। नहीं, मैं वापस ट्रैक पे आया हूँ, बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ। मैं बात करूँगा रियल एस्टेट की। जी हाँ,
1400 एकड़ की एक ग्रीनफील्ड टाउनशिप बनाई जा रही है, बसाई जा रही है अयोध्या में। उसमें कुछ होटल की साइट्स थी, वो अभी ई ऑक्शन के लिए निकाली थी। करीब 12 ऐसी साइट थी जिसमें 20 बड़े बड़े प्लेयर्स थे जो वहाँ गए थे। उनका मैं आपको बता देता हूँ क्या रिकॉर्ड रहा है। 80,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से ये होटल की साइट के लिए लैंड निकाली गई थी और इसका प्रीमियम दिया गया है 180% ज़्यादा है। ये जो प्रीमियम 180% ज़्यादा दिया गया है, तो 80,000 रुपये स्क्वायर मीटर का जो लैंड था उसके लिए 1,45,000 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से इन होटल की साइट को एक्वायर किया गया है। इनकी बिडिंग लगाकर ये 12 साइट परचेज कर ली गई हैं, यानी 180% का प्रीमियम गया है होटल की साइट पे। आप समझ सकते हैं आने वाले टाइम में अयोध्या का रियल एस्टेट किस तरफ जाएगा और वहाँ क्या कुछ होने वाला है। आपसे मेरी ये गुजारिश है, जैसे मंदिर शुरू हो जाएगा एक बार अयोध्या के दर्शन जरूर करके आइएगा श्री राम मंदिर के, और साथ में वहाँ किस तरह का वो शहर बसेगा, रियल एस्टेट किस तरह का करेगा, आप जरूर विजिट करके आइएगा। आपको ये अपडेट कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा आप नीचे कमेंट में। आपको जैसे अपडेट बढ़िया लगी तो बढ़िया लिख सकते हैं और फैंटेस्टिक लगी तो फैंटेस्टिक लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। अब हम अपनी अगली अपडेट पर आ जाते हैं। आपने अब तक बहुत सारे वीडियो देख लिए हैं, कभी गुड़गांव को बताया जाता है नोएडा से बेहतर है, कभी नोएडा को बताया जाता है गुड़गांव से बेहतर है, या कुछ नहीं है। जो नोएडा में लोग काम करते हैं वो नोएडा को बेहतर बताते हैं, जो गुड़गांव में काम करते हैं वो गुड़गांव को बेहतर बताते हैं। बट एक ट्रांसपेरेंसी के साथ बात लोग कम ही करते हैं। मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और नीचे कमेंट करना कि ट्रांसपेरेंट तरीके से मैंने बताया है। एक सेमिनार हुआ था नोएडा में जिसमें एक डेटा से निकल के सामने आया है, जिसमें ये बताया गया है कि नोएडा में 2020 से लेकर 2023 के बीच में 10 लाख स्क्वायर फीट जो ऑफिस स्पेस है उसकी डिमांड हुई है, वो इतना लीज पे गया है 10 लाख स्क्वायर फीट 3 साल में। और 2010 से और 2020 के बीच में 10 लाख स्क्वायर फीट लीज किया गया था। यानी नोएडा कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है। कहाँ 10 साल लगे 10 लाख स्क्वायर फीट को लीज करने में, कहाँ 3 साल में 10 लाख स्क्वायर फीट लीज पे हो गया। बात करता हूँ गुड़गांव की। गुड़गांव में एरिक्सन कंपनी है, IT कंपनी है, जो 5 लाख स्क्वायर फीट लेने वाली है ऑफिस स्पेस गुड़गांव में। सिर्फ दिसंबर की अपडेट मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ये ध्यान रखना होगा। और एयर इंडिया अपना ट्रेनिंग सेंटर, इनोवेशन सेंटर गुड़गांव में खोलने जा रही है, जिसके लिए वो 6.5 लाख करीब 6,20,000 स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज पे लेने जा रही है। यानी 3 साल लगे नोएडा को 10 लाख स्क्वायर फीट ऑफिस स्पेस लीज पे देने के लिए। वहीं गुड़गांव में सिर्फ दिसंबर में 10 लाख स्क्वायर फीट से भी ज़्यादा का जो ऑफिस स्पेस है वो लीज पे चढ़ने जा रहा है सिर्फ 1 महीने में। यहाँ से मुझे लगता है बिल्कुल आपके सामने क्लियर पिक्चर आ जाती है, ट्रांसपेरेंट पिक्चर आ जाती है कि गुड़गांव किस तरफ जा रहा है, नोएडा किस तरफ जा रहा है। जहाँ अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, रियल एस्टेट वहाँ बेटर करता है। आप खुद से डिसाइड कीजिए कौन सा शहर बेटर है। हाँ, इस बात को कहने में मुझे कतई गुरेज नहीं है कि नोएडा का इंफ्रास्ट्रक्चर गुड़गांव से बहुत अच्छा है। अब जो नोएडा से हैं, जो गुड़गांव से, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कौन सा शहर ज़्यादा तरक्की करेगा। गुड़गांव भी लिख सकते हैं, नोएडा भी लिख सकते हैं। मैंने आपके सामने एक डेटा रख दिया। अब मैं अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ता हूँ। बात करता हूँ SPR रोड की। SPR रोड हम सोचते हैं बहुत सारे लोग वाटिका चौक से लेके और CPR तक है, बट SPR रोड को काउंट किया जाता है घाटा गांव से, जहाँ से गोल कोर्स रोड खत्म होता है वहाँ से लेके और CPR तक। तो घाटा गांव से लेके और वाटिका चौक तक, जहाँ गोदरेज का जो प्रोजेक्ट आ रहा है वहाँ तक जो SPR रोड है बहुत टूटा फूटा पड़ा हुआ है, बहुत बेकार कंडीशन है। उसका रिपेयर शुरू होने वाला है। इस रोड का GMDA है, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो इसका रिपेयर का काम शुरू करने वाली अगले 15 दिन में। 7 करोड़ रुपए इस पे करीब खर्च होंगे। इसमें जो पॉट होल्स है उनको भर दिया जाएगा। वाटिका चौक से लेके और CPR तक जो SPR का पार्ट है उसको आफ्टर विंटर ठीक किया जाएगा। अब बात जब चल रही है SPR रोड एक्सटेंशन रोड की, तो मैं आपको एक और अपडेट देता हूँ। पिछले दिनों जो गोदरेज का एरिस्टोक्रेट प्रोजेक्ट आया था उसमें लोगों ने EOI लगाई थी। अलॉटमेंट उसमें आज सैटरडे से शुरू हो गई है और सैटरडे से लेकर ये अगले 4 दिन तक चलने वाली है। अगर आपने उसमें अपना अलॉटमेंट लगाया था, आपने उसमें EOI लगाया था, तो आपको शायद अलॉटमेंट जल्दी मिल जाएगी। और मुझे लग रहा है जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब तक शायद आपको अलॉटमेंट मिल भी चुकी होगी या आपका नंबर आने वाला होगा। तो ये एक अपडेट थी गुड़गांव को लेकर। अब हम बढ़ लेते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। बात करते हैं इंटरनेशनल रियल एस्टेट की। बात करते हैं चाइना की। चाइना का रियल एस्टेट लगातार गिरता जा रहा है। पिछले 6 महीनों में इसमें किसी तरह की कोई भी पॉजिटिव साइन देखने को नहीं मिले। सरकार की तरफ से, चाइना गवर्नमेंट की तरफ से बहुत कोशिशें की गई हैं, बट अभी तक इसमें कोई भी पॉजिटिव साइन नहीं आया है, बल्कि नवंबर के महीने में और ज़्यादा नेगेटिव साइन इसमें देखने को मिला है। आपको क्या लगता है कि इंडिया में जो ये इतना अच्छा रियल एस्टेट कर रहा है, ये रैली कब तक बनी रहेगी? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू जो है मैं अक्सर अपने वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ आपके पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज
ये जो रियल एस्टेट है वो आपकी वजह से चल रहा है। आप बायर्स हैं, आप इन्वेस्टर्स हैं, आपकी वजह से चल रहा है। आपको क्या लगता है कि इंडिया की ये रियल एस्टेट की रैली कब तक चलेगी? ये चाइना की जिस तरह से चल रहा है रियल एस्टेट, उस तरफ इसको जाने में या तब उस स्टेज तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लग सकता है? आप अपनी जो राय है ज़रूर नीचे कमेंट में लिखें कि तो आपको क्या लगता है 2025 में हो जाएगा, 2030 तक चलेगा, या इंडिया में ऐसा नहीं होने वाला है। अपनी बिल्कुल आपकी जो बेबाक राय है आप नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम अगली अपडेट की। बात कर देंगे चिंटल पैराडीसो, जो एक गुड़गांव का प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको पता इंसिडेंट हुआ था। उसमें और जो टावर है ऑनसेफ बताए थे, 5 टावर में डेवलपर की तरफ से बाय बैक का ऑफर दिया गया था। अब उस पर रेजिडेंट जो है, वहाँ जो लोग रहते हैं, उनका रिवर्ट आया। उनका कहना है कि जो बाय बैक का ऑफर है वो बहुत कम पैसे है, इसको बढ़ाया जाए, क्योंकि 1 साल में प्रॉपर्टी के प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन का ऑफर भी बिल्डर की तरफ से दिया गया है। उस पर भी एग्रीमेंट अभी बायर्स का और डेवलपर का नहीं हुआ है। मुझे लगता है बहुत जल्दी अगर इनमें कंसेंसस हो जाएगा तो ये जो मुद्दा है ये सुलझ जाएगा। अब हम अपनी अगली अपडेट की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली अपडेट हमारी दिल्ली से है। दिल्ली में DDA की जो स्कीम लागू हुई थी, जिसमें EWS और LIG के जो फ्लैट्स थे, जो खास तौर पे द्वारका में जो फ्लैट्स आते थे, वो डे 1 में सारे सोल्ड आउट हो गए हैं। करीब 1500 के करीब ये शायद फ्लैट थे, जहाँ तक मुझे नंबर याद है। मैं गलत भी हो सकता हूँ फिगर को लेके, बट जो द्वारका में ये फ्लैट आते थे वो डे 1 में सारे सोल्ड आउट हो गए हैं। अब हम अगली अपडेट की बात कर रहे थे। गुड़गांव में एक बार फिर से सर्कल रेट बढ़ने जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है ये सर्कल रेट 30 से लेके 80% तक बढ़ेंगे, डिपेंड करता है एरियाज़ के ऊपर। अगर ये सर्कल रेट इतने बढ़ते हैं तो आपकी जेब और ढीली होने वाली है। जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो जो आपकी रजिस्ट्री होती है सर्कल रेट पे होती है, आपको और ज़्यादा इसके लिए पैसे खर्च करने पड़ेंगे। और ये मुझे लगता है कि जनवरी के फर्स्ट वीक से नया सर्कल रेट लागू हो जाएगा। अब मैं एक और बहुत बड़ी अपडेट आपके सामने लेकर आया हूँ। ये अपडेट है 4th फ्लोर को लेकर। जी हाँ, पूरे हरियाणा में जो 4th फ्लोर बैन है, उस पर CM खट्टर का एक स्टेटमेंट आया। उनका कहना है कि हम 4th फ्लोर को लेकर बहुत जल्दी डिसीजन लेने वाले हैं, लेकिन ये तय है जहाँ पर पुराने एरियाज़ हैं वहाँ 4th फ्लोर को परमिशन नहीं दी जाएगी, नए एरियाज़ में परमिशन दी जाएगी। जहाँ लोग कहेंगे कि परमिशन नहीं देनी है वहाँ परमिशन नहीं दी जाएगी। लेकिन सरकार ने ये भी कहा है, सरकार मीन्स चीफ मिनिस्टर की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए तैयार है, कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहें, हम ये चाहते हैं। हमने ही ये 2-3 साल पहले खोला था 4th फ्लोर का, लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, कोर्ट में गए, तब इसको बंद करा। एक इस पर जो कमेटी बनी थी उसकी रिपोर्ट पे हम रीडिंग करा रहे हैं, उसको स्टडी करा रहे हैं। जल्दी हम इस पर कोई डिसीजन आपके सामने लेकर आएंगे। अब बात कर लेते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप। फ्रैक्शनल ओनरशिप मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक ट्रेंड बन सकता है, जिसमें आपको जैसे पता होगा बहुत सारे लोगों को, और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि जिसमें क्या होता है कि आप एक प्रॉपर्टी है जो कई करोड़ की प्रॉपर्टी है, लाखों की प्रॉपर्टी है, आपके पास इतने फंड नहीं है, आप नहीं खरीद सकते उस पर। उसमें क्या होता है, बहुत सारे लोग थोड़े थोड़े उसके फ्रैक्शनल ओनर बन जाते हैं, और जो फ्रैक्शनल ओनर बनते हैं उसका पूरा डेटा, उस प्रॉपर्टी को बाय करना, सेल करना, उसको एक कंपनी मैनेज करती है। तो इसको लेकर श्री राम प्रॉपर्टी एक बड़ा डेवलपर है, वो अपना एक स्टार्टअप लेके आने वाला है, वो अपना एक शुरू करने वाला है। और इसके अलावा कई स्टार्टअप गुड़गांव में भी खुल गए हैं। अगर आप चाहते हैं फ्रैक्शनल ओनरशिप पे कुछ अलग से वीडियो लेके आए, पूरी डिटेल में आपको चीज़ें समझाए, तो आप नीचे कमेंट में फ्रैक्शनल ओनरशिप लिख दीजिए। हम आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आएंगे, पूरा डिटेल में विस्तार से आपको सारी चीज़ें हम इसके बारे में समझाएंगे। एक और अपडेट आया है, ये अपडेट गोदरेज को लेके है। ऐसा कहा जा रहा है कि गोदरेज का सेक्टर 49 गुड़गांव में जो प्रोजेक्ट आया है, गोदरेज को उससे 3000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ अपने अपडेट में, इसका अलॉटमेंट शुरू हो चुका है। और इसके साथ साथ गोदरेज की जो प्लानिंग है, आने वाले दिनों में नोएडा में, गुड़गांव में अपने नए प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी है गोदरेज की। और साथ ही दिल्ली में अशोक विहार का एरिया पॉश एरिया माना जाता है, वहाँ भी आपको गोदरेज का नया प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। अगर आप उसके बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या क्या वहाँ होगा, किस तरह का प्रोजेक्ट आएगा, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा है। आगे बढ़ने से पहले, अगली अपडेट देने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, हम कंटेंट देने के साथ साथ, वीडियो बनाने के साथ साथ ब्रोकरेज का भी काम करते हैं। हमारी भी अपनी फर्म है, तो कहीं भी आप प्रॉपर्टी बाय करने जा रहे हैं, एक बार एडवाइस जरूर लीजिए। प्रॉपर्टी चाहे तो आप हमसे खरीद सकते हैं। मैं कह सकता हूँ आपको एक दावे के साथ, आपको सबसे बेस्ट प्राइस देने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। तो जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बाय करने जाए, एक बार हमसे बात जरूर कर लीजिए। प्रॉपर्टी खरीदने से पहले, प्रॉपर्टी खरीदने के बाद हम आपकी किसी तरह की कोई हेल्प नहीं कर पाएंगे। एक और सर्वे हुआ, इस सर्वे में बड़ी चौंकाने वाली बात निकल के आई है। रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ सर्वे है। लोगों से पूछा गया है कि आपको ऑप्शन दिए जाए स्टॉक में, बिटकॉइन में, गोल्ड में, SIP में और रियल एस्टेट में, आप किस में इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जिन लोगों पर ये सर्वे किया गया, उन लोगों का कहना है, नंबर ऑफ जो है सर्वे में जो नंबर ऑफ लोग थे उनका नंबर थोड़ा था, बट जितने भी लोग थे उनसे निकल के जो डाटा आया, बड़ा अलग डाटा निकल के आया। इसमें 74% लोगों का कहना है हम रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे, क्योंकि रियल एस्टेट इंडिया में इस टाइम बहुत अच्छा कर रहा है। तो हम चाहेंगे कि हम रियल एस्टेट में अपना इन्वेस्टमेंट करें।
अब बात करूंगा एक और बहुत बड़ी अपडेट की, स्पोर्ट्स सिटी की मैं बात करूंगा। ये 330 एकड़ में बननी थी, नोएडा में बन भी रही थी सेक्टर 150 में। इसमें 70% जो स्पेस था वो ओपन रखना था, ग्रीन रखना था, स्पोर्ट्स एक्टिविटी के लिए रखना था। 30% में कंस्ट्रक्शन होनी थी, रेजिडेंशियल कमर्शियल आने थे। लेकिन इसमें जो डेवलपर था, लोटस डेवलपर, उसने क्या किया, जब वो मास्टर लेआउट लेके आया, उसका जो मास्टर प्लान लेके आया, उसमें 63% उसने ग्रीन एरिया रखा और बाकी एरिया उसने दूसरे डेवलपर को भी बेच दिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए। इसमें टाटा भी था, इसमें गोदरेज भी था, इसमें एल्डेको भी था, इसमें और भी बड़े डेवलपर थे। लेकिन इस पे सीएजी की तरफ से ऑब्जेक्शन हुआ तो काम रुक गया। इसमें करीब 10,000 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है अपने घरों में। 10,000 लोगों के घर इसमें अटके हुए हैं, क्योंकि जैसा मैं आपको बताया इसमें 330 एकड़ लैंड था और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें बड़े बड़े डेवलपर आए थे, उनको लैंड दे दी गई थी, अपने प्रोजेक्ट बना रहे थे। तो एक यूपी विधानसभा की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जब उसके सामने ये केस आया तो डेवलपर की तरफ से कहा गया कि हम रिवाइज मास्टर लेआउट प्लान आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिसमें 70% हम ग्रीन एरिया रखेंगे, बाकी हम कंस्ट्रक्शन के लिए रखेंगे। तो ये जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी थी, इसने नोएडा अथॉरिटी को और सीएजी का जो मेंबर था उनको कहा कि आप ये जो रिवाइज्ड लेआउट प्लान है आप इसको स्टडी कर लें। अगर ये जो पैरामीटर्स है उस पर खरा उतरता है और इन्होंने सही रिवाइज्ड लेआउट लेकर आए हैं तो इसको वापस रिज्यूम किया जाए, काम को, इसके काम को शुरू कर दिया जाए। क्योंकि 10,000 लोगों की जो हार्ड एंड मनी है वो उन घरों में इन्वेस्टेड है और काम पिछले 1 साल 1.5 साल से रुका हुआ है। तो मुझे उम्मीद है जो बहुत जल्दी रिवाइज्ड लेआउट प्लान है स्पोर्ट्स सिटी का, उसको अप्रूवल मिल जाएगा और दोबारा से काम शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी अपडेट है, 10,000 लोगों से जुड़ी अपडेट है। मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। और साथ में आप ये बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह का रियल एस्टेट का अपडेट आपको नेक्स्ट वीक भी देखने को मिलेगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल आ जाए। मैं फिर मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, थैंक यू।